स्वागत है आप सभी का परीक्षा अध्ययन 2.0 के इस YouTube चैनल पर। 21 जनवरी 2023 सीटर की तैयारी के लिए आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 27 जनवरी 2023 पेपर 1 में पूछे गए सभी प्रश्नों को। तो आइए जोड़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला से और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इस सेट में पूछे गए थे, जिससे आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सके। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पोर्ट्रेट मोड पर करके देखिए ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है कि 32 केलों को समान रूप से 6 बंदरों में बांटा गया, कितने केले शेष रह जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा एक ही तरीका है कि आपको 32 को 6 से भाग करना है। तो 6 पंचे 30, यानी अगर मैं 6 के जोड़े बनाऊँ तो 5 बंदरों में 6 जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। बाकी कितने बच जाएंगे हमारे पास? बाकी हमारे पास 2 बच जाएंगे। तो शेष केले जो बच जाएंगे वो 2 होंगे। तो यहाँ पर डिवाइड करके आंसर देना था। बहुत ही आसान प्रश्न, आप बहुत आसानी से इसको कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक विद्यार्थी 2 अंकों की किसी संख्या को उसी संख्या में जोड़ता है तो अंकों को पलटने से प्राप्त होती है तो प्राप्त योगफल होगा। आइए देख लेते हैं। उसने कहा कि एक संख्या ले लीजिए, तो मैंने एक संख्या ले ली 12। अब उसको इसने कहा कि उलट दीजिए, तो 2 आगे कर दिया, 1 पीछे कर दिया। अब इनको जोड़ने की बात की गई है, तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 3। अब कह रहा है कि ये संख्या जो प्राप्त होगी, योगफल जो होगा वो किससे डिविजिबल होगा। तो आप देख सकते हैं 33 आया। 33 जो होगा किससे डिविजिबल होगा? 11 से डिविजिबल होगा। आइए और देख लेते हैं। जैसे कि मैं 23 ले लूँ, 23 का उल्टा करूँ तो 32 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। 55 भी क्या होगा? 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो चौथा विकल्प हो जाएगा। यानी कोई संख्या लो, फिर उसको उलट दो, उन दोनों को जोड़ोगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो सदैव 11 से विभाजित हो जाएगी। ये प्रश्न यही कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अम्मू की माँ ने कुछ जलेबियाँ बनाई, इनकी संख्या 50 से कम है। अम्मू ने देखा कि यदि इन्हें 2 या 3 या 7 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया जाए तो कोई जलेबी शेष नहीं बचेगी। अब कम से कम उसने कहा कि 2 या 3 या 7 बांट दी जाएं, वितरित करी जाएं, तो कोई भी जलेबी शेष नहीं बचती है। अब उन्हें इन जलेबियों को 5 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित करना है, तो न्यूनतम कितनी जलेबियां शेष बचेंगी। जब न्यूनतम कहता है तो आप जानते हैं कि एलसीएम लेना होता है। मतलब अगर वो 2 के जोड़े के, अगर 2 के हिसाब से बांटे, 3 के हिसाब से बांटे या 7 के हिसाब से बांटे, तो कोई भी जलेबी नहीं बचती है। तो पहले तो हमें जलेबियों की संख्या निकालनी होगी। तो जो जलेबियों की संख्या होगी वो कौन होगी? वो होगी एलसीएम, वही होगी एलसीएम। यानी हमें 2, 3 और 7 का एलसीएम लेना होगा। तो 2, 3 और 7 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 42। कितना आ जाएगा? 42। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से डिवाइड हो जाए, 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए और 7 से भी डिवाइड हो जाए। तो ये संख्या 42 है, तो एलसीएम 42 हो गया। अब जो एलसीएम 42 हो गया तो यही हो जाएगा जलेबियों की कुल संख्या। अब क्योंकि जलेबी 5 है, लेकिन अब उसको 2, 3 या 7 व्यक्तियों के समान रूप से नहीं वितरित करना है, बल्कि उसको 5 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित करना है। तो 5 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित करना है, इसलिए हम 5 से भाग कर देंगे 42 को। तो 5 से 42 को भाग करने पर 5 अठे 40, यानी कि 8 जलेबियाँ आ जाएंगी सबको। लेकिन 2 जलेबियाँ बच जाएंगी, क्योंकि 42 थी, 40 तो 8 बार में चली गई, लेकिन 2 बच गई। तो शेष कितनी बची? 2 जलेबियाँ बची। तो 2 जलेबियाँ इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का भी प्रश्न आपसे बहुत सारे सेट्स में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3 बहनें अन्ना, लाया और सना एक पिकनिक पर गईं। उनकी माँ ने उन्हें 100 रुपये के 3 नोट और 50 रुपये का 1 नोट दिया। उन्होंने 20 रुपये प्रति बोतल की दर से 4 बोतल जूस खरीदा। फिर उन्होंने शेष धनराशि को समान रूप से आपस में बांट लिया। सना का भाग कितना होगा? तो आइए देखते हैं। पहली बात तो 100 के 3 नोट दिए तो 300 रुपये हो गए, और 50 का एक और नोट दिया तो हो गए 350 रुपये। यानी कि उसकी माँ ने उसे 350 रुपये दिए थे। अब कहती है कि 20 रुपये की बोतल की दर से 4 बोतल खरीदा। तो 20 प्रति बोतल की दर से 4 बोतल खरीदा, तो उसका मूल्य हो जाएगा 20 चौको 80 रुपये हो जाएगा। अब बचा कितना? 50 ये गया, 30 बचा, तो बचा 270। यानी कि 350 रुपये उसकी माँ ने दिए थे तीनों को, लेकिन तीनों ने 4 बोतल खरीदे जिनकी प्राइस 20 रुपये थी।
तो टोटल 80 हो गया। 350 में से 80 घटाने पर 270 बचा, क्योंकि अब 270 बचा, लेकिन संख्या कितनी थी? संख्या तो 3 थी, क्योंकि 3 लोग थी, 3 बहनें थी। तो 270 को 3 भागों में डिवाइड करने के लिए 3 से भाग करना पड़ेगा। तो 3 नवा 27, यानी कितना आया? एक बहन को 90 रुपये मिले। तो इसका जो चौथा विकल्प होगा वही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षक बोर्ड पर 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों को खींचता है तथा नैना और राजुल से इस प्रकार लिखने के लिए कहता है। राजुल को एक वृत्त में 80 के सभी गुणनखंड लिखने हैं और नैना को दूसरे वृत्त में 110 के सभी गुणनखंड लिखने हैं। इन वृत्तों के उभयनिष्ठ भाग में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? यानी एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त हो गया ये। अब ये जो यहाँ पर ये वाला पार्ट है, इनमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या होगी? यानी 80 के गुणनखंड और 110 के गुणनखंड में कौन सा ऐसा गुणनखंड है जो कि 80 का भी गुणनखंड होगा और 10 का भी गुणनखंड होगा दोनों में, लेकिन वो कॉमन होना चाहिए कि दोनों में होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। वैसे तो 80 हो गया है और ये हो गया 110। 80 और 110 को अगर किसी बड़ी संख्या से काटा जा सकता तो वो 10 है। 10 अठे 80, 8 बार में जाएगा, काटोगे, और 110 को काटोगे, 10 धामा 110, यानी क्या मिला? 10 से काटा, तो 10 से काटा तो वही जो 10 होगी वही क्या होगी? दोनों की गुणनखंड हो जाएगी, क्योंकि दोनों संख्याएं जिस भी संख्या से कटेंगी वो संख्या इन दोनों की गुणनखंड होगी। तो 10 से दोनों कटी हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? 10 ही हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करेंगे? 80 के भी गुणनखंड लिखेंगे और 110 के भी गुणनखंड लिखेंगे। उस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो जैसे मैं 80 के गुणनखंड लिखना चाहूँ तो इसका एक गुणनखंड 2 हो जाएगा, एक 4 से भी 80 कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, फिर 8 से भी कट जाएगा, उसके बाद 10 से भी कट जाएगा, उसके बाद 16 पंचे 80 हो जाता है, फिर 20 से भी कट जाएगा, 40 से भी कट जाएगा 80, और स्वयं 80 से भी कट जाएगा। इस प्रकार ये 80 के गुणनखंड हो जाएंगे। फिर यहाँ 110 के निकालेंगे अगर गुणनखंड, तो 2 से कट सकता है, 5 से कट जाएगा, और 10 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, और फिर 55 से भी कट जाएगा। इस प्रकार, और 110 स्वयं से भी कट जाएगा। तो दोनों में देखेंगे कौन सा सबसे बड़ा गुणनखंड है? 10 इसमें मिला और 10 इसमें भी मिला। तो बड़ा तो कह रहा है, लेकिन जो दोनों में कॉमन हो, तो बड़ा और कॉमन दोनों जो हो वो 10 है, इसलिए 10 ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप जिससे जैसे भी चाहें वैसे कर सकते हैं। सबके गुणनखंड लिख लें, उसके बाद जो दोनों में सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड हो वही आप नोट कर लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। या तो फिर सबसे बड़ी संख्या से दोनों को काट दीजिए, जिस भी संख्या से कट जाए तो वो आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संख्या डैश में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? तो ये प्रश्न तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपने बहुत सारे किए हैं और इसको बहुत आसानी से आप कर भी लेंगे। तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में फलकों की संख्या क्या है? तो अब प्रिज्म की बात करता है, तो आप जानते हैं कि प्रिज्म में अगर मैंने ये त्रिभुज मान लिया कि ये मेरा क्या है? त्रिभुज है, तो अब इसमें कितने फलक हुए भाई? अगर कोई त्रिभुजाकार घर बना हो या कोई आकृति हो तो इसके 3 दीवारें होंगी 3 साइड में, एक ये एक ये एक ये। तो इसकी जो तीनों दीवारें होंगी वो दीवारें किसका काम करेंगी? फलक का ही तो काम करेंगी। तो 3 फलक नीचे हो जाएंगी। और प्रिज्म एक ऐसी आकृति है कि जैसी नीचे होती है वैसी ही ऊपर भी होती है। यानी ऊपर की ओर भी अगर बात करें तो ऊपर भी कितना हो जाएगा? ये ऐसा ही बनेगा। कैसा बनेगा? जैसा नीचे त्रिभुजाकार था तो ऊपर भी कैसा होगा? त्रिभुजाकार ही हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे की साइड में देखेंगे तो 3 फलक, तो ऊपर भी कितने हो जाएंगे? 3 फलक हो जाएंगे। यानी अगर त्रिभुजाकार है तो एक फलक इधर मिलेगा, एक फलक इस साइड मिलेगा और एक मिलेगा पीछे की साइड। तो 3 फलक तो 3 साइड में हो जाएंगे। भाई अगर कोई आकृति घर जैसी बनी है तो उसके, क्योंकि 3 भुजाएं हैं तो 3 तरफ ही उसके तीनों दीवारें होंगी, तो 3 दीवारें तो वो हो जाएंगी। और अब एक सतह क्या होगी? जैसी त्रिभुजाकार नीचे है तो एक सतह नीचे की ओर होगी, और जैसी नीचे है वैसी ही कहाँ होगी? ऊपर की ओर भी होगी, तो एक ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर फलकों की संख्या 3 और 2 कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो 5 हो जाएगा। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रिज्म में जैसी आकृति नीचे होती है या जैसी सतह नीचे होती है उसका ऊपर टॉप एरिया जो भी होता है वो भी वैसा ही होता है जैसा आधार होता है।
तो यहाँ पर एक और हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। अगर यहाँ पर फेस निकालना है हमें, प्रिज्म की बात हो, लेकिन अगर फेस निकालना है तो आप क्या करेंगे, जितने आधार में जितनी भुजा होंगे तो आधार भुजा किसका, आधार भुजा, और अगर आधार भुजा में आप क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। आधार भुजा में 2 जोड़ देंगे तो आपको फलकों की संख्या मिल जाएगी। क्योंकि अभी देखिए कितनी भुजाएं थी, 3 भुजाएं थी, क्योंकि त्रिभुजाकार था तो ये 3 हो गई, और ऊपर और नीचे के 2 फलक मिला करके 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। तो आधार भुजा में 2 जोड़ोगे तो फेस निकलेगा। आधार भुजा में अगर आप 2 से गुणा कर देते हैं, आधार भुजा में अगर आप क्या करते हैं, आधार भुजा में 2 से गुणा कर देते तो आपको वर्टिसेस यानी इसके क्या मिलेंगे, शीर्ष मिलेंगे। आप देख सकते हैं एक इस कोने पर है, एक यहाँ पर है, एक ऊपर की साइड में, ये 3 हो गए। और इसी प्रकार क्या होंगे, 3 कोने नीचे भी होंगे। शीर्ष मतलब कहाँ, किनारे, जहाँ पर तीनों की साइडें ऊपर से तीनों तरफ से अगर आके आकृतियाँ मिलती हैं तो वही हो जाएंगे। तो 3 ऊपर मिलेंगे कोने और 3 नीचे मिलेंगे। तो इस प्रकार इसका आप जो शीर्ष है वर्टिसेस वो भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं एज की। तो एज मतलब ई, और एज निकालना हो तो भुजा को अगर आप क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो आपको इसके एजेज भी मिल जाएंगे। तो ये होता है। तो अगर प्रिज्म हो तो फेस निकालना तो आधार में 2 जोड़ देंगे तो फेस निकल आएगा। अगर आधार में जितनी भुजाएं होंगी उनको 2 से गुणा कर देंगे तो वर्टिसेस निकल आएंगे। और आधार भुजा में जितनी भुजाएं होंगी उन भुजाओं को अगर 3 से गुणा कर देंगे तो कितने भी एज होंगे वो निकल करके आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अगर इस तरीके को इस्तेमाल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी, और इसको आप सदैव याद भी रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किन आकृतियों के युग में सममित रेखाओं की संख्याएं समान होती हैं। तो मैंने सममिति रेखा पर आपके लिए डायग्राम भी बहुत सारे, उसका मैंने यहाँ पर फोटो लगा रखा था जो पिछले सेशन लिए हैं, तो वहाँ से आपको ज़रूर मालूम हो गया होगा अगर आपने पिछले सेशन हमारे देखे होंगे। तो पहला कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में तो एक भी सममित रेखाएं नहीं होती हैं, शून्य होती हैं। न समांतर चतुर्भुज में होती है और ना ही समलंब में चतुर्भुज में होती हैं, और ना ही कि विषमबाहु त्रिभुज में होती है। तो इन तीनों में शून्य नहीं होती हैं। और इसमें सम चतुर्भुज में कितनी होती हैं, 2 होती हैं। तो समान कह रहा तो इसमें 0 इसमें 2 हो गया, तो समान तो हो ही नहीं। तो पहला विकल्प गया पतंग में। अब समांतर जो हमने फिर देख लिया अब कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये भी समान हो ही नहीं सकती क्योंकि इसमें तो 1 या 2 इसके आसपास होती हैं। इसके बाद यहाँ पर वर्ग की बात करें तो वर्ग में 4 होती हैं और आयत में 2 होती हैं, तो ये भी नहीं हुआ। अब बचा कौन, आयत। आयत में 2 होती हैं और समचतुर्भुज में भी 2 होती हैं। तो चौथे विकल्प में ही जो होगा वही सही आंसर हो जाएगा। मैंने इसका पर यहाँ पर डायग्राम नहीं लगाया है, लेकिन आप समझ लीजिए कि डायग्राम मैंने आपको पिछले वाले सेशन में सब में लगा कर दिया है, वहाँ से आप देख लीजिए और इनको याद कर लीजिए, या आप फिगर ड्रा करके उसको समझ लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न संबंधित आपका हर बार पूछा ही जा रहा है। और मुझे लगता है कि सममित रेखाओं से संबंधित चाहे घूर्णन हो चाहे तो ऐसी हो रेखाओं की सममिति हो, दोनों में से एक से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि किसी घड़ी में 7 बजने पर उसकी घंटे और मिनट की सुइयों के बीच के 2 कोणों की माप होती है। तो ये पहले बना लेते हैं फिर। ये हो गई हमारी घड़ी। अब यहाँ हो गया 12 और यहाँ हो गया 7, क्योंकि इसने 7 बजने की बात करी थी। तो 7 कब बजेगा, जब घंटे की सुई 7 पर होगी और मिनट की सुई 12 पर होगी, तब बजेगा 7। अब यहाँ से नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6। यानी कि हम अगर 12 से 7 तक पहुँचे तो हम कितने नंबर चले, पूरे 7 नंबर चले, तब जा कर के हम 12 से 7 पर पहुँचे। यानी और आप जानते हैं कि चाहे घड़ी मिनट वाली हो, चाहे सेकंड वाली हो और चाहे घंटे वाली हो, प्रत्येक सुई अगर एक नंबर से दूसरे नंबर तक ट्रेवल करती यात्रा करती है तो उसको 30 अंश का कोण चलना पड़ता है। 12 से 1 जाएगी तो भी 30 चलना पड़ेगा, फिर 1 से 2 जाएगी तो भी 30 अंश का कोण ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार अगर 12 से 7 तक पहुँचे हैं तो आप देखेंगे कि 30 से क्या करना है, गुणा कर देना है, इतना ही आपको करना होगा। तो 7 बजा था तो आप देख सकते हैं इसको क्या करें, 30 से गुणा कर दें तो 7 × 21 यानी कितना आ गया, 210 आ गया। एक प्रकार से आप ट्रिक भी समझ सकते हैं या आप समझ सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका। तो 210 हो गया। तो अब इस साइड में तो 210 हो गया, इस साइड में
210 हो गया और पूरा डायल 360 का अंश का होता है। तो अब 210 में घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 150 दूसरी साइड में आ जाएगा। तो इसका जो दोनों कोण होंगे दूसरी साइड से मिला करके एक तरफ से 210 बनेगा और दूसरी तरफ से 150 बन जाएगा। तो इसका तीसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक ऐसी आकृति को ढकने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टिकटों की कितनी न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी। जो 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक आयत है और उसके साथ 3 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग जुड़ा हुआ है। अब जो एक टिकट है, टिकट को मैंने टी से दिखा लिया। अब टिकट की भुजा कितनी है, टिकट की भुजा आपको 1 सेंटीमीटर दी हुई है। तो टिकट का जो क्षेत्रफल होता है, क्योंकि टिकट कैसा है, वर्गाकार है, टिकट कैसा है, वर्गाकार दिया हुआ है, देख लीजिए। तो यानी कि टिकट का जो क्षेत्रफल होगा यानी भुजा का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल आ गया टिकट का वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अभी इस टिकट से किसको ढकना है, एक आयत को ढकना है और एक वर्ग को ढकना है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई उसने 6 × 4 दी दिया है, तो 6 चौको 24 हो जाएगा। और जो वर्ग दे रखा है उसके साथ जुड़ा हुआ है आयत के साथ, वो 3 सेंटीमीटर का है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि भुजा का स्क्वायर, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जो ढकना है, 24 और 9 आपके पास मिलेगा 33, यानी कि 33 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, जो कि आयत और वर्ग दोनों को जोड़ करके बनता है। और 33 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को एक टिकट के क्षेत्रफल से ढकना है। और एक टिकट का क्षेत्रफल निकल करके आया है 1 वर्ग सेंटीमीटर, तो 1 से ही इसको भाग कर देंगे। अगर 2 होता क्षेत्रफल टिकट का तो 2 से भाग करते, 3 होता तो 3 से भाग करते। क्योंकि क्षेत्रफल टिकट का 1 स्क्वायर है, 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो 1 से ही भाग करेंगे। तो 1 से भाग करने पर 33 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर टिकटों की संख्या कितनी हो जाएगी, जो टिकटों की संख्या n बराबर आप मान सकते हैं कि 33 होगी। तो इसका जो तीसरा विकल्प होगा वो 33 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन से भार को 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम के बांटों से मापा नहीं जा सकता है। तो आप कॉम्बिनेशन बैठा लीजिए। जैसे कि पहला विकल्प 300 ग्राम का है, तो 100 ग्राम ले लीजिए, एक 200 ग्राम ले लीजिए, एक 100 ग्राम ले लीजिए। तो इस प्रकार हम 300 ग्राम को माप सकते हैं, यानी ये सेटअप बना सकते हैं। 400 ग्राम के लिए हम 200 के 2 ग्राम ले लेंगे, 200 के 2 बार ले लेंगे तो 400 हो जाएगा। 700 लेना है तो एक 500 का ले लेंगे और एक 200 का ले लेंगे, तो इस प्रकार से 700 हो जाएगा। लेकिन 750 है ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि 50 ग्राम का कोई भी बाँट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। इस प्रकार चौथा विकल्प जो होगा इसको हम इन 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम के बाँटों से नहीं माप सकते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। यदि इस खेत की लंबाई 120 मीटर है तो खेत का परिमाप क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 गुनी ज़्यादा है, यानी क्या है, लंबाई ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा हो उसको बाद में मानो, क्योंकि उसको किसी से कंपेयर करके ही माना गया है। तो यहाँ पर दोनों के बीच आप समझ सकते हैं अंतर दिया है। ये अगर चौड़ाई 1 से दी हुई थी तो जो लंबाई है वो चौड़ाई का अगर 6 से गुणा कर दिया तो उसके बराबर हो गई। तो अगर मैंने चौड़ाई को 1 माना तो 1 को अगर 6 से गुणा करेंगे तो लंबाई यानी 6x हो जाएगी। क्योंकि हमें परिमाप का फार्मूला मालूम है, परिमाप जो आयत का परिमाप होता है वो तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है परिमाप, ये होता है परिमाप। तो यहाँ पर पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है। अब यहाँ पर क्योंकि लंबाई उसने दे रखी है 6 गुनी, लंबाई उसने 6 गुनी दे रखी है, तो लंबाई 6 गुनी दे रखी है, तो यहाँ से हम चौड़ाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे कि लंबाई कितनी थी, 6x थी, तो 6x बराबर हो गया 120 की, क्योंकि 6x भी हमारी लंबाई है और जो उसने दिया है वहाँ से 120 हमारी लंबाई है। तो दोनों लंबाइयाँ हैं तो दोनों बराबर हो गई, और यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो 20 आ गई। और b हमने x किसको माना है, b को माना है, यानी चौड़ाई आ गई 20 सेंटीमीटर और लंबाई आपको दी ही थी 120 सेंटीमीटर, जो उठा करके यहाँ पर पुट करना होगा। तो 2 गुणे लंबाई हमको जो दी है 120 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमने लंबाई की सहायता से निकाली 20 सेंटीमीटर। अब दोनों को हल करेंगे तो 120 और 20 जुड़ा करके 140 हो जाएगा, ये हो जाएगा 280 मीटर, जो कि आपको दूसरे विकल्प में मिला, तो दूसरा विकल्प ही सही आंसर हो जाएगा।
तो ये काफ़ी बेसिक सा सवाल था, आप बहुत आसानी से इसको कर लेते। पेपर 1 में ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे गए थे। हालांकि अब सेटर में एक ही पेपर होगा, तो हो सकता है इसका लेवल थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया गया कि किसी दुकानदार द्वारा किसी सप्ताह के 6 क्रमागत दिनों में बेची गई किसी विशेष वस्तु की संख्या नीचे दर्शाए अनुसार है कि किस दिन कितना सामान उसने बेचा है। तो यहाँ पर पहला जो दिया हुआ है कि दिन दिया हुआ है एक तरफ, और एक तरफ दिया हुआ है वस्तुओं की संख्या। तो रविवार को 350 वस्तुएं बेची, सोमवार को 200 वस्तुएं बेची, इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। अब नीचे प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त दिनों की अवधि में किस वस्तु की बिक्री का परिसर क्या है। इस वस्तु की बिक्री का परिसर क्या है, तो परिसर यानी रेंज जिसको बोलते हैं। रेंज आप जानते हैं कि क्या करते हैं, आंकड़ों को पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। आंकड़ों को अवरोही या आरोही क्रम में लिख लेते हैं, उसके बाद सबसे बड़े आंकड़े को सबसे छोटे आंकड़े से घटा देते हैं, तो जो भी प्राप्त होता है वही रेंज हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है 120। 120 जो है वो सबसे छोटी वैल्यू हो गई। और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास 350 दी हुई है। तो सारे आंकड़े 120 से लेकर के 350 के बीच में ही होंगे। अब क्योंकि रेंज निकालनी है, तो रेंज आप जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, दोनों को घटा देते हैं, हायर माइनस लोअर लिमिट। तो घटाने के बाद आपको मिल जाएगा, यहाँ पर घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पर दी, तो यानी कि 230 आ जाएगा। तो 230 जो कि चौथे विकल्प में, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो परास निकालना बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत। तो प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत निकालने के लिए पहले 5 भाज्य संख्याएं लिखनी होंगी। तो पहले भाज्य संख्याओं को लिख लेते हैं। अब भाज्य संख्या आप जानते हैं कंपोजिट नंबर जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है। उसके बाद 6 हो जाती है, और उसके बाद 8 हो जाती है। ये हो जाएंगी इसकी 3 संख्याएं। और उसके बाद 10 हो जाती है, उसके बाद ये हो जाती है 12। तो ये तो होगा इसकी भाज्य संख्याएं। क्योंकि अब भाज्य अगर नहीं मालूम होगा तब तो आप इसको निकाल नहीं सकते हैं। तो भाज्य का मालूम होना यहाँ पर जरूरी है कि कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, तभी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। अब ये हमारी 5 हो गई भाज्य संख्याएं, क्रमागत इसने बोला है, प्रथम बोला है क्योंकि। तो अब इनको हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि औसत निकालने के लिए योग बटे संख्या करना होता है। तो यहाँ पर 4 6 10 और 18 10 28 30 और 10 40, यानी कितना आ गया, ये आ गया 40। और 40 को 5 से भाग करना होगा। तो यहाँ पर भाग करेंगे तो 5 8 40 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ आंसर तो मैच नहीं कर रहा है, देखना पड़ेगा। 4 6 हो गया, 8 हो गया। अच्छा, अब आप यहाँ देखिए, मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पर 9 छूट गया था। तो आइए पहले 9 को लिख लेते हैं। तो पहले इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 9 भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये हो गई 5, थोड़ा सा गलत लिख गया था जिससे कि आंसर नहीं मैच कर रहा था। अब जब जोड़ते हैं इनको तो एवरेज निकालेंगे तो सम बटा नंबर हो जाएगा। तो योग करेंगे तो यहाँ पर 4 6 10 हो जाएगा, 10 8 18, 18 और 10 28, और 28 में 9 जोड़ना होगा। तो 28 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 37। और संख्याएं कितनी थी, 5 थी। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 7 35, 2 बच जाएगा। तो 5 चौको 20, यानी 7.4 आ जाएगा, जो कि दूसरे विकल्प में तो वही सही आंसर हो जाएगा। तो थोड़ी सी चूक से आपका आंसर गलत भी हो सकता है। तो बहुत बारीकी से करिएगा ताकि एक भी नंबर आपका कटने ना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि राइट द नेक्स्ट 2 एंट्रीज इन द फॉलोइंग पैटर्न, यानी निम्न पैटर्न में अगली 2 प्रविष्टियाँ लिखिए। तो यहाँ पर वी है, वी के बाद डब्ल्यू के बाद वी है, और वी के बाद यू है, यू के बाद टी है, और उसके बाद कौन सा आएगा, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट है वो घटते क्रम में है। डब्ल्यू है, वी है, यू है, एस टी है, तो इसके बाद क्या आएगा, एस आएगा, क्योंकि एस के बाद ही टी आता है, तो एस आया। अब नंबर्स देखते हैं। नंबर्स 2 से 4 हुआ, फिर 4 से इसका 2 गुना 8 हुआ, फिर 8 से 2 गुना 16 हो गया, फिर 16 से 2 गुना करेंगे तो आ जाएगा 32। तो यानी एस और 32 जो कि तीसरे विकल्प में, तो यही सही आंसर हो जाएगा। आइए और देखते हैं। तो ये थे 15 प्रश्न
जो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी प्रश्न में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो प्रश्न को आप कमेंट करिए, उसको हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे ताकि आपकी कोई क्वेरी ना रहे। तो बारी आपकी कि इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं। और पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। तो इस क्लास से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका समय शुभ हो।